हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आशा करते हैं कि आप लोग जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सबके सभी विद्यार्थी सफल हों, और इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को सफलता के लिए। आज की जो क्लास है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के तहत हम लोगों ने संविधान सभा को कंप्लीट किया था। अब लेक्चर 4 के तहत हम संविधान की प्रस्तावना को भी अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, जिसके जो एग्ज़ामों प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना से जो प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि पहले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत की थी। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब की गई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को की गई थी। और ये पूछा जाए कि कौथवी बैठक थी संविधान सभा की, तो तीसरी बैठक थी। कौथी? तीसरी बैठक में उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया कि संविधान सभा ने उद्देशिका को स्वीकृति कब दी थी। संविधान सभा ने उद्देशिका स्वीकृति कब दी? 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका और प्रस्तावना शब्द एक ही है, इनमें डिफरेंट नहीं है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई थी और प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है कि प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। तो प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रश्न नंबर 5 है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं। तो प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं। और कहाँ से लिए गए हैं प्रस्तावना में न्याय? तो कनाडा देश से लिए गए हैं। एक आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। आप लोगों को हमने जब संविधान सभा पढ़ा रहे थे तो उसमें एक बात बताई थी कि भारत के संविधान जो लिखा गया है उसमें कितने देशों का सहयोग लिया गया है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देना है। और आप लोगों को बताया था कि जो बच्चे वीडियो जैसे लेक्चर 3 में अगर कमेंट करते हैं, प्रश्नों का आंसर देते हैं, उनके बच्चों के नाम वीडियो के लास्ट में लिए जाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिए थे तो उनके नाम हमारे सामने लिखे हुए रखे हैं। तो आप लोगों के वीडियो के लास्ट में उन नामों को हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द। प्रस्तावना किन शब्दों के साथ प्रारंभ होती है? तो ये कहा जाता है इन शब्दों के साथ प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों के साथ प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया जा चुका है। प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 कहलाया गया था। क्या प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है? तो प्रस्तावना का जो मूल ढांचा होता है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, बल्कि मूल ढांचे में अन्य शब्दों को जोड़ा जा सकता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो उसमें कितने शब्दों को जोड़ा गया था? तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कितने शब्दों को जोड़ा गया था? 3 शब्दों को। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इन 3 शब्दों को संविधान सभा के अंतर। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है। तो प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया है। कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसके तहत कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। अब आप लोग एक बात ये भी ध्यान रखना, क्या प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जो प्रस्तावना का मूल ढांचा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नए शब्दों को जोड़ा जा सकता है। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसमें कितने शब्दों को जोड़ा गया था? 3 शब्दों को। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अब प्रश्न नंबर आप लोगों को 8 देखना है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया था कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? तो इसका आंसर है के एम मुंशी। इन प्रश्नों को आप लोग याद करते रहिए। आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोग जब भी क्लास पढ़ने बैठें तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और सभी प्रश्नों को नोट करते रहें।
प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 में पूछा है संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है, यह कथन किसका है? संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा, यह कथन किसने दिया था? तो सुभाष कश्यप ने दिया था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया प्रस्तावना के जनक कौन है? प्रस्तावना के जो जनक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का ड्राफ्ट कमेटी का जो अध्यक्ष हैं वो भी इन्हीं का बताया जाता है और थे भी। और उस प्रस्तावना के जनक पूछा जाए कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर, संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि प्रस्तावना के लेखक कौन है? तो प्रस्तावना को किसने अपने हाथों से लिखा था? तो उनका नाम था गोवेर नूर मारिस। क्या नाम था? गोवेर नूर मारिस था, जिन्होंने प्रस्तावना को अपने हाथ से लिखा था। प्रश्न नंबर 12 है जिसमें पूछा गया प्रस्तावना को संविधान का सारांश किसने कहा? तो किसने कहा था? पालखी वाला ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सारांश है। इन बिंदुओं को आप लोग अच्छे तरीके से याद करते रहिए, अक्सर ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि प्रस्तावना का सबसे पहले प्रयोग किस देश ने किया था? तो प्रस्तावना का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह किस देश ने किया था? तो अमेरिका ने किया था। तो प्रस्तावना का सबसे पहले प्रयोग किस देश के द्वारा किया गया? तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 में पूछा प्रस्तावना को संविधान का मूल मंत्र किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का मूल मंत्र किसने कहा? तो इसका आंसर होगा वायटर। किसने कहा था? वायटर ने कहा था कि संविधान का मूल मंत्र क्या है? प्रस्तावना है। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? पालखी वाला ने। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? तो पालखी वाला ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 16 है कि प्रस्तावना के स्तंभ कितने हैं? तो प्रस्तावना के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो कितने न्याय हैं, कितने प्रस्तावना के स्तंभ है? 4 हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बात की गई? प्रस्तावना में जो न्याय है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो कितने न्याय की बात की गई? 3 न्याय की बात की गई। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया था कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। अगला प्रश्न है कि जैसे पूछा गया है कि समानता कितने प्रकार की है? प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई प्रस्तावना में। अब आप लोगों को ये बात कि कौन कौन से हैं, तो प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है। तो समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। तो अवसर और प्रतिष्ठा की यह समानता दी गई है प्रस्तावना में। प्रश्न नंबर जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर जो 20 जो है वो लास्ट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ये आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर क्यों आता है? तो उसका कारण ये है कि जब कहा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो आप लोग ध्यान रखना आर्टिकल 32 को कहा था। किसको? आर्टिकल 32 को कहा। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 32 के तहत कितनी रिटें जारी की जा सकती हैं? आर्टिकल 32 के तहत कितनी रिटें जारी की जा सकती हैं? तो 5 रिटें आर्टिकल 32 के तहत जारी की जा सकती हैं। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो अब आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए और अपने दोस्तों की भी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसके तहत बच्चों को हर रविवार के दिन 10 बजे ऑनलाइन टेस्ट कराया जाता है।
और उस टेस्ट को हल करने के बाद बच्चे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर या नंबर पर मैसेज करेंगे और वो पूरी लिस्ट बना के भेजेंगे। उसके बाद हमारी टीम के द्वारा उन नंबरों को चेक किया जाएगा कितने नंबर किस विद्यार्थी के सही हुए हैं। फिर आपको उन नंबरों को बताया जाएगा या किस विषय में आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। इन सभी बिंदुओं को उस ग्रुप के माध्यम से भी क्लियर किया जाता है। अब आप वो बच्चे ध्यान दीजिए जिन बच्चों ने कमेंट किए थे। जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न 2 पूछे थे। लेक्चर 3 जो वीडियो थी उसमें प्रश्न 2 पूछे गए थे, जिसमें पूछा था कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह कितने सेकंड में गाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह कितने सेकंड में गाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय गान है वह कितने सेकंड में गाया जाता है। और उसके बाद पूछा गया था कि राष्ट्रीय जो गीत है भारत का वह कितने सेकंड में गाया जाता है। तो समय पूछा था दोनों का। तो ये जो राष्ट्रीय गान है वह 52 सेकंड में गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत है 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। अगर पूछा जाए कि मिनट सेकंड में, तो 65 सेकंड में गाया जाता है। इनका सही जवाब देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके नाम हैं, एक नाम है तस्लीम। तस्लीम जो विद्यार्थी है उसने सही जवाब दिया है। तस्लीम ने भी कमेंट के माध्यम से सबसे पहले जवाब दिया है। उसके बाद एक छात्र का नाम है विजय कुमार ने भी इस पिछले जो लेक्चर था उसमें आंसर दिया था। इसके बाद एक और नाम है सूरज विद्यार्थी ने भी जवाब दिया था। उसके बाद एक और विद्यार्थी है, कई विद्यार्थियों ने जो आंसर दिए थे, तो उन बच्चों के नाम हम आप लोगों को बता रहे हैं। सुमर नाम से इस तरीके से आईडी बनाई गई है, इस नाम से आईडी थी, तो उस विद्यार्थी ने आंसर दिया था। और एक आईडी है एसपीएन सूर्या के नाम से इन बच्चों ने इन प्रश्नों के आंसर दिए थे। तो उम्मीद है कि ये विद्यार्थी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जितने भी विद्यार्थी अगर कमेंट नहीं कर रहे तो इसका कारण ये नहीं कि तैयारी नहीं अच्छी कर रहे हैं, तैयारी वो विद्यार्थी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उससे संडे को टेस्ट दीजिए, रविवार वाले दिन टेस्ट दीजिए। आप लोगों को हम भी देखें कि हमारे विद्यार्थी जो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने साथियों को शेयर करिए और जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए, जिससे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो वो आप तैयारी कर सकते हैं। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के फार्म भरने की जो लास्ट डेट है वह 30 सितंबर है। कितनी है? NMMS के फार्म भरने की जो लास्ट डेट है वह 28 सितंबर है। अभी डेट बढ़ा दी गई है, तो 28 सितंबर को NMMS के फार्म भरने की लास्ट डेट है। और एक बात आप लोगों को और बता दें कि जो यूपी के 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान जो स्टेट है उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं और मध्य प्रदेश है उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई छात्रा है तो उसको एक स्कीम चलाई गई है, फाउंडेशन चलाया गया है, जिसका नाम है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चलाया गया है, जिसके तहत छात्राओं की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कितने हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं? 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उसके फार्म ऑनलाइन करने की जो लास्ट डेट है वह 30 सितंबर है। तो अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा विद्यार्थी है तो आप लोग उसे बताइए, जिससे वो परीक्षा देने से कहीं वंचित ना रह जाए। इसलिए आप लोग अगर बताते हैं तो उसका जीवन में वो रुपये कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई के लिए अति आवश्यक हो सकते हैं और उन्हीं रुपयों के द्वारा कहीं उसका फ्यूचर भी बन सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी बातों को और दोस्तों को भी शेयर करिए। और आज की वीडियो में इतना ही है। आज के लिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।